दोस्तों ये कहानी है उस समय की जब पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चला। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद पूरे विश्व में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे आज भी विश्व इतिहास, विश्व राजनीति में बड़े बड़े और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है, जो कि था पूरे विश्व में दो सबसे बड़ी महाशक्तियों का उदय होना, यानी कि दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स का जन्म होना, जिसको पूरे विश्व में कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। ठीक है, सबसे पहली महाशक्ति थी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पूंजीवाद विचारधारा को अपनाया था। तो वहीं दूसरी ओर थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया हुआ था। इन दोनों ही गुटों के बीच, दोनों ही महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई को लेकर, गुटबंदी को लेकर पूर्वी और पश्चिमी गुट के अपने अपने देश को शामिल करने को लेकर हथियारों की होड़ की वजह से एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जिसमें ये दोनों ही महाशक्तियां कभी कभी आमने सामने तो होती थी, लेकिन कभी भी इनके बीच युद्ध नहीं हुआ, जिसे कहा गया शीत युद्ध। ये शीत युद्ध जब दोनों महाशक्तियों का जन्म हुआ, उससे लेकर जब तक एक महाशक्ति एंड नहीं हो गई तब तक चलता रहा, यानी कि यूएसएसआर का जब विघटन होता है 1991 में, तब तक ये शीत युद्ध चलता रहता है। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि दो ध्रुवीयता, इट मीन्स की जो सेकंड सुपर पावर थी यूएसएसआर, वो किस प्रकार से विघटित हुई उसके बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए चैप्टर जो है वो आपको बहुत ही आसान से आसान शब्दों में और बहुत ही प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में अच्छे से समझाऊंगा विद एनिमेशन। तो वीडियो को देखो, पूरा एंड तक देखना अच्छे तरीके से, एंड आई विल श्योर यू कि अगर आप ये एंड तक देखते हो तो चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, इसे हम 2 से 3 पार्ट में समझेंगे। ओके बच्चों, और वीडियो के बारे में कोई भी आपका क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, JSK नंदलाल। ठीक है, आप यहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए और डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF और हमारे अपडेट के लिए अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको स्मॉल लेटर्स में, याद रखना स्मॉल लेटर्स में सर्च करना है टॉपर्स स्टडी पॉइंट। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल पे पहली बार ज्वाइन हो रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अभी और भी आएंगी, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर जो बेल नोटिफिकेशन है बच्चों, इससे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम यूएसएसआर के यानी कि सोवियत संघ के परिचय के बारे में। देखिए सोवियत संघ को हम इंग्लिश में यूएसएसआर बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएसएसआर का फ्लैग दिया गया है। यूएसएसआर की स्थापना जो है वैसे देखा जाए तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी इसके बाद में हुआ था, लेकिन एक जो एक्चुअल में डेट है वो 1922 मानी जाती है। ठीक है, रूसी क्रांति के बाद में ये वैसे ये अलग होके एक नया बन तो चुका था, लेकिन पूरी तरीके से डेवलप होना जो शुरू हुआ था वो 1922 से हुआ था। ठीक है, इसका विघटन होता है 26 दिसंबर 1991 में। अब कोई भी यूनियन हो उसका कोई ना कोई कैपिटल तो होता ही है, तो यूएसएसआर का कैपिटल था मॉस्को, और यहाँ पे जो करेंसी चलती थी वो थी सोवियत रूबल। ओके, अब देखो कोई भी यूनियन हो, कोई भी कंट्री हो, वो किसी ना किसी प्रोसेस से अपने आप को डेवलपमेंट करता है, अपने आप को विकसित करता है। तो यूएसएसआर कैसे विकसित हुआ, क्या इसने प्रोसेस अपनाया, क्या प्रणाली थी इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था जो भी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आई विल श्योर यू 100% कि सारे पॉइंट, सारे टॉपिक बहुत ही इजी से इजी वे में समझाऊंगा। क्योंकि देखो आपकी जो किताब है ना उसमें काफी हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देखो सोवियत प्रणाली की सबसे पहली जो विशेषता थी वो थी विकास जो है वो था योजनाबद्ध। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए जब कभी किसी घर वगैरह में शादी होती है आपके घर में आस पड़ोस में, तो क्या होता है सबसे पहले उसका पूरा प्लान किया जाता है, कैसे कार्ड छापे जाएंगे, कैसे किस किस को कार्ड देना है, कब क्या होगा, सारी की सारी चीजें, है ना। अब जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे आपका घर बनता है, यानी कि कभी भी आपका मकान बनता है, किसी का भी मकान बनता है, तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, डाइनिंग रूम कहाँ पे होगा, बेडरूम कितने होंगे, ठीक है, बाथरूम वगैरह कितनी रहेंगी, और गार्डन एरिया कितना रहेगा, ये सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया जाता है ना। तो इसका भी विकास कुछ इसी तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ की, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टी का शासन चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी, उसने किया था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कहा गया कि पूरे विश्व में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था थी यूएसएसआर की। दूसरा पॉइंट,
उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग। ये आप बात आई होप 100% मानोगे कि जिस भी कंट्री का उसका जो जीडीपी है, ठीक है, अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली वो अच्छे से विकसित करेगा। अब यहाँ पे इसके जो उद्योग थे ना वो बहुत अच्छे थे। कैसे? इनके पास में ना एक छोटी सी पिन से लेके बड़े से बड़े जो हवाई जहाज वगैरह थे, इनको बनाने तक के सारे पार्ट्स, मशीनरी ये स्वयं ही उत्पादित कर लिया करते थे। तो इन्हें बाहर से इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, विशाल ऊर्जा संसाधन, यानी कि यूएसएसआर के पास में बहुत सारे खनिज जैसे कि तेल, लोहा, कुछ इस्पात हो गए और मशीनरी बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी, जिससे इसको किसी अदर कंट्री पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपके पास में एनर्जी रिसोर्सेस आपके पास खुद ही हैं और बहुत अच्छे हैं तो सिंपल है, आपका डेवलपमेंट तो तय है ना। यहाँ पे जो परिवहन था वो काफी उन्नत था, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन था बच्चों वो बहुत बढ़िया था यहाँ का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया था। इवन कम्युनिकेशन जो था वो भी बहुत अच्छी था, सैटेलाइट के माध्यम से बहुत अच्छे से लोग कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, सूचनाओं का, विचारों का बहुत अच्छे से आदान प्रदान होता था। वहीं हम एक प्रकार से इन सभी विशेषताओं की वजह से ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर में बेरोजगारी नाम की तो चीज थी ही नहीं, अगर थी भी तो बहुत ही ना के बराबर रही। ठीक है, इवन इतना ही नहीं, यहाँ की जो सरकार थी, इस सरकार ने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। अब मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि न्यूनतम जीवन स्तर ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति के जीवन के जीने योग्य रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी चीजें। ठीक है ना। तो सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और जो भी उनके खाद्य सामग्री वगैरह है उसको कम कीमत में मुहैया करवाना, ये सभी सरकार ने शुरू कर दिए थे। तो उस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली जो थी वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विकसित होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, तो आई होप आप सभी को सोवियत प्रणाली की विशेषताएं जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, क्या क्या विशेषता है? विकास जो था योजनाबद्ध यानी कि प्लान डेवलपमेंट था, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे, विशाल ऊर्जा संसाधन है, परिवहन काफी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा है और संचय प्रणाली काफी अच्छी थी, बेरोजगारी बहुत ही कम या ना के बराबर और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित होना। ठीक है, और एक चीज आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। इसी प्रकार से हर एक चीज का एक होता है पॉजिटिव इंपैक्ट, एक होता है नेगेटिव इंपैक्ट। तो ये था पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव जो है इसका वैसे नकारात्मक चीज नहीं है, बट ये है कि सोवियत प्रणाली की कुछ कमियां वगैरह उसके बारे में। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा सोवियत प्रणाली के विकास का रुक जाना, यानी कि सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर जो प्रणाली थी वो अब कमजोर पड़ने लगी, या फिर ये कह सकते हैं इसकी क्या कमियां रही। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो प्रणाली थी पहले इसमें जो सत्ता थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका बहुत कम हस्तक्षेप था, लेकिन अब हस्तक्षेप उनका ज्यादा बढ़ गया। तो ये प्रणाली अब हो गई थी सत्तावादी। ठीक है, अब देखो जब कोई प्लान किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, अगर उसमें पॉलिटिकली कोई जुड़ जाए तो सिंपल सी बात है वो डेवलपमेंट हो जाएगा भ्रष्टाचारी, है ना, जिससे कि नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। ठीक है, अब देखो सोवियत प्रणाली में जो वहां का संविधान था उसके अकॉर्डिंग केवल एक ही दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है जिसने तकरीबन यूएसएसआर के बनने से लेकर विघटित होने तक 70 साल तक इसने राज किया था। अब ये एक ऐसी पार्टी थी जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, अर्थात जनता अगर इनसे कुछ भी पूछती थी, सबसे पहली बात तो नागरिकों को लोकतंत्र का और अभिव्यक्ति का इस कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, अधिकार ही नहीं दे रखा था। ठीक है, और अगर कोई इनके खिलाफ जाकर इनसे कुछ पूछता भी था तो ये उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, बल्कि उसे सजा और दे देते थे। ठीक है, अब देखिए यूएसएसआर जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, लेकिन इसमें केवल एक ही गणराज्य की सबसे ज्यादा चलती थी, वो था रूस, यानी कि रसिया की सबसे ज्यादा चलती थी। ठीक है, नागरिकों को लोकतंत्र का अधिकार न देना, अभिव्यक्ति का अधिकार न देना, मीडिया जो थी इस पे सेंसरशिप लगाना, इसकी वजह से नागरिक जो थे कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, यूएसएसआर की गवर्नमेंट से बहुत ही ज्यादा नाराज होते चले गए। ठीक है, यूएसएसआर की गवर्नमेंट जो थी वो हथियारों की होड़ में लगी हुई थी। क्यों लगी हुई थी? क्योंकि देखो वैसे बताया तो ये जा रहा था कि
नागरिकों को कि हम जो है बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, ठीक है, हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यानी कि अमेरिका जो महाशक्ति है उससे तेजी से विकसित हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था, वो पीछे हो रहा था, ठीक है। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अब जब हस्तक्षेप किया तो सिंपल सी बात है, सेना गई, बहुत सारा पैसा गया, हथियार गए, टाइम गया, तो इसकी वजह से यूएसएसआर की खुद की अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है। अब इसकी वजह से खाद्यान्न का आयात करना पड़ गया, ठीक है, खाद्यान्न का आयात करना पड़ गया। इसी प्रकार से 1970 के दशक में आप ये कह सकते हो कि सोवियत प्रणाली ठहर गई या फिर पूरी तरीके से लड़खड़ाने लगी थी, ठीक है। तो क्या रीजन थे? वो सोवियत प्रणाली जिसकी वजह से यूएसएसआर बहुत तेजी से विकसित हो रहा था, उसके कमजोर पड़ने के, सत्तावादी होना, एक पार्टी का शासन जो कि भ्रष्टाचारी थी, नागरिकों को लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी ना देना, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो। अब एक छोटा सा पॉइंट आपका इस चैप्टर में और है जो कि पेपर में 2 नंबर में आता है, और वो है बच्चों बर्लिन की दीवार, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपको दीवार दिख रही है ये है बर्लिन की दीवार, ठीक है, ये जो है ना ये बर्लिन की दीवार है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है कि ये बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया जिसे हम बोलते हैं यूएसए और साम्यवादी दुनिया यानी कि यूएसएसआर, इसके विभाजन का प्रतीक थी, ठीक है, थी इसलिए क्योंकि अब ये है नहीं, ओके। और ये दीवार 1961 में बनी थी जो कि बर्लिन को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी। पहला था पश्चिमी बर्लिन और दूसरा था पूर्वी बर्लिन। ये दीवार तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास की थी, इतनी लंबी थी, ठीक है, और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। अगर मैं देखिए 1961 में 2800 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 1989। तो इस दीवार को किसने तोड़ा? जनता ने। और कब तोड़ा? 9 नवंबर 1989 को। और जब ये दीवार टूटी तो ये दीवार टूटने का मतलब ये था कि जर्मनी का एकीकरण होने वाला है और साम्यवादी खेमा यानी कि जो यूएसएसआर है अब इसका विघटन का शुरुआत हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बर्लिन की दीवार थी इसका ध्वस्त होना, इसका टूटना जनता के द्वारा, ये साम्यवादी खेमे के अंत की शुरुआत थी, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार के बारे में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे आपके, ठीक है। वैसे देखो ये मैंने एक इंट्रो वाला वीडियो बनाया है आपके लिए, इसके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चों कि आप सभी का कितना प्यार और सपोर्ट हमारी वीडियोस को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। और एक चीज़ आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जिस प्रकार से आज की मैंने ये वीडियो बनाई है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस में कोई सुधार किया जाए, किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर कंसिडर करूँगा। बाकी ये तो आपका इंट्रो वाला वीडियो था, ठीक है। आगे चल के अभी और भी आपकी वीडियोस आएंगी, देखिए इसका पार्ट 2 आएगा अभी, ठीक है, फिर इसका पार्ट 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, छोटे छोटे पार्ट में 10-10 मिनट की वीडियोस में सारा कुछ आपको समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ। साथ ही ये हमारा इंस्टा का आईडी है, फटाफट से जाइए फॉलो और मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।